आखिर ये सिकंदर था कौन? सिकंदर के माता पिता कौन थे? और सिकंदर मगध को क्यों नहीं जीत सका? सिकंदर ने पोरस पर विजय कैसे प्राप्त की? पोरस को कैसे हराया? इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं इस प्यारे सी वीडियो में प्यारे साथी। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिकंदर के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्यारे साथी, आज है एंशिएंट इंडिया एपिसोड नंबर 24। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत पर यूनानी आक्रमण, यानी कि सिकंदर का आक्रमण। प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिकंदर यूनान का शासक था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूंगा कि इससे रिलेटेड जो हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप वो पाना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका नाम है, प्यारे साथी यही चैनल का नाम है, स्टडी विथ मिलिंद नाम का आपका टेलीग्राम चैनल है। तो आपको क्या करना है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर मैं इसके हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं सिकंदर के पूरे इतिहास के बारे में। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे साथी, पहले हम शुरुआत करते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे शुरू हुआ। तो अगर हम बात करें कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया या किसके द्वारा किया गया, प्यारे साथी, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, प्यारे साथी, तो आप कई लोग लगा देते हैं कि सिकंदर ने किया था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिकंदर यूनान दूसरी बार आक्रमण शायद किए थे। अगर हम पहले आक्रमण की बात करें प्यारे साथी, तो भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण में आप देखेंगे तो प्रथम विदेशी आक्रमण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम्स में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो मैं थोड़ा रिलेटेड टॉपिक उससे भी बताता हुआ चलूंगा। अगर मैं बात करूं प्रथम विदेशी आक्रमण की प्यारे साथी, तो सबसे पहले विदेशी आक्रमण अगर हम बात करें भारत पर, तो सबसे पहले प्यारे साथी विदेशी आक्रमण किया था ईरानियों ने, यानी कि यूनानियों के पहले किन्होंने किया था प्यारे साथी? ईरानियों ने, यानी कि ईरान के रहने वाले ईरान के शासकों ने सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण किया था। अगर हम बात करें प्यारे साथी कि कौन सा शासक था जिसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और सफल रहा, सफल आक्रमण की मैं बात करूं, उसके पहले बहुत सारे हुए होंगे ईरानियों के आक्रमण में। अब क्योंकि हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो सिर्फ यही जानना है कि पहला सफल आक्रमण कौन सा था ईरानियों का, प्यारे साथी। तो आप देखेंगे प्यारे साथी, डेरियस प्रथम जो थे प्यारे साथी, जिन्हें कहीं कहीं दारा प्रथम भी कहा जाता है, इन्होंने पहला आक्रमण किया था प्यारे साथी भारत पर। और भारत पर आक्रमण करके इन्होंने कांधार, कंबोज आदि पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। कांधार हो गया, गांधार हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर जो अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, अफगान के क्षेत्र हैं प्यारे साथी, उन पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, यानी कि उसे जीत लिया था। तो पहला आक्रमण जो था विदेशी वो था ईरानियों का। इसके बाद आए थे यूनानी, यानी कि ईरानियों के बाद फिर विदेशी आक्रमण के क्रम में देखेंगे तो आए थे प्यारे साथी यूनानी। और जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो यहीं से पूछे जाते हैं प्रश्न, क्योंकि आप देखेंगे जो नंद वंश था, नंद वंश का अंतिम शासक जो घनानंद था, उसके समकालीन थे सिकंदर प्यारे साथी। तो सिकंदर यहीं से स्टार्ट होता है आपके भारत पर यूनानियों के आक्रमण। और ये सारे आक्रमण के बारे में हम बेहतरीन तरीके से आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सिकंदर था कौन। तो आप हेडिंग ऐसे डाल सकते हैं कि सिकंदर कौन था। पहले मैं इसका परिचय दूंगा, फिर मैं इसके आक्रमणों की बात करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं सिकंदर कौन था। आखिर ये सिकंदर कौन था, इसका परिचय क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे साथी, अगर हम बात करें कि आखिर ये सिकंदर कौन था, तो प्यारे साथी सिकंदर यूनान का एक शासक था। आप लिखेंगे प्यारे साथी कि ये क्या था, सिकंदर यूनान का एक शासक था, ऐसा लिख लीजिएगा, सिकंदर यूनान का शासक था। अब ये यूनान कहाँ पड़ता है प्यारे साथी, तो आप नोट करके लिख सकते हैं। वैसे पूछा नहीं जाता प्रश्न, लेकिन आप लिख सकते हैं यूनान जो है, जो यूरोप महाद्वीप है उसी में एक देश है यूनान, मतलब करके यूनान वहीं पर है, यूरोप महाद्वीप में स्थित एक उस समय क्या था, देश था प्यारे साथी, वहीं के ये सभी शासक थे। तो यूनान का शासक था। यूनान में प्यारे साथी एक मेसोडोनिया नाम का क्षेत्र था, एक कह सकते हैं, या राज्य कह सकते हैं, वहीं के शासक थे आपके प्यारे साथी सिकंदर। तो आप लिख लीजिए सिकंदर कहाँ का शासक था, तो ये प्यारे साथी यूनान के मेसोडोनिया का शासक था प्यारे साथी, मेसोडोनिया
या जिसे हम मकदुनिया भी कहते हैं प्यारे साथी, मकदुनिया का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये मैसिडोनिया यानी कि मकदुनिया जिसे कहा गया, मकदुनिया का शासक था प्यारे साथी, जो यूनान में स्थित था। ये जो क्षेत्र है यहीं का ही शासक था। अगर हम बात करें प्यारे साथी आगे, तो सिकंदर के पिता का क्या नाम था, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इनके प्यारे साथी जो सिकंदर थे, इनके पिता का नाम था, आप नोट कर लीजिएगा, इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। परीक्षा में पूछा जाता है कि सिकंदर के पिता का क्या नाम था, तो वो था प्यारे साथी फिलिप द्वितीय। ये भी यूनान के शासक थे। इनके बाद इनका पुत्र बना शासक और इसने सीमाओं का खूब ज़्यादा विस्तार किया। सिकंदर ने यूनान की सीमाओं का बहुत ज़्यादा ही विस्तार किया। अगर हम बात करें प्यारे साथी, इनकी माता का नाम पूछा जाता है कि इनकी माता का क्या नाम था, सिकंदर की माता का क्या नाम था, तो आप नोट कर लीजिएगा, सिकंदर की माता का नाम था ओलंपिया। क्या था प्यारे साथी? ओलंपिया था। ओलंपिया इनकी माता का नाम था। तो ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओलंपिक गेम से ओलंपिया याद कर लीजिए। तो क्या था कि इनकी माता का नाम ओलंपिया था। आपसे एक प्रश्न और भी बहुत पूछा जाता है, अभी हम सामान्य परिचय इसका जानेंगे, फिर इनके आक्रमणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर का एक बहुत ही अच्छा घोड़ा था, यानी कि जैसे महाराणा प्रताप की घोड़ी का नाम चेतक था और महाराणा प्रताप उसी से युद्ध करने जाया करते थे, उसी तरह सिकंदर का भी एक महत्वपूर्ण घोड़ा था, या हम कह सकते हैं कि राजशाही घोड़ा जिसे कहते हैं वो था प्यारे साथी, और उसका नाम था जिसे सिकंदर बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो परीक्षा में इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या आपसे पूछ ले ये कहना मुश्किल है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, आप पूरा करके लिख लीजिएगा कि सिकंदर के घोड़े का नाम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं घोड़े का नाम सिकंदर के, क्योंकि सिकंदर टॉपिक चल रहा है तो इन्हीं के घोड़े का नाम मैं बताऊंगा। तो सिकंदर के घोड़े का नाम है प्यारे साथी बाऊ केफला। क्या नाम है? बाऊ केफला इनके घोड़े का नाम है प्यारे साथी। परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जीडी, एमटीएस कोई भी एग्जाम हो या आने वाला यूपी पुलिस का ही एग्जाम हो, उसमें भी पूछ सकता है कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी सिकंदर, तो भारत में इसे सिकंदर कहा गया, लेकिन यूनान में इसे अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता था। तो आप लिख लीजिएगा कि सिकंदर का जो मुख्य नाम था, इसे भारत में सिकंदर कहा गया प्यारे साथी, लेकिन इसका जो नाम था वो क्या था, इसे अलेक्जेंडर भी कहा गया है, यानी कि जो यूनानी नाम था वो क्या था प्यारे साथी? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। और प्यारे साथी इसी के हिसाब से आपने एक टर्म भी सुनी होगी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान, इसे ही कहा गया है। तो आप लिख लीजिएगा अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसे प्यारे साथी एक तरह से आप कह सकते हैं ख्याति मिली है, या आप कह सकते हैं उपाधि महानता की मिली है कि सिकंदर महान, और हिंदी में इसे हम कह सकते हैं सिकंदर महान। प्यारे साथी इसे कहा गया सिकंदर महान, इसे कहा गया। और जो इसका यूनानी नाम था ये क्या था प्यारे साथी? अलेक्जेंडर था इसका नाम। तो ये भी लिख लीजिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर किसका नाम था, तो यूनान का नाम था, या आप कह सकते हैं कि जो प्रथम यूनानी आक्रमण था वो किसने इन्होंने किया था? अलेक्जेंडर ने प्यारे साथी, जो सबसे ज़्यादा इन्होंने विस्तार किया था। अब प्यारे साथी इनके बारे में जो बेसिक डिटेल थी वो तो मैंने आपको बता दी। हाँ, अब मैं बात करूं तो सिकंदर क्या था कि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। तो इसने अपने पापा से कहा कि पापा मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ। इनके पापा क्या थे कि बहुत ही छोटे क्षेत्र के राजा थे। फिर उसके बाद जब सिकंदर गद्दी पर बैठा, फिर उसने सीमाओं का खूब सारा विस्तार किया प्यारे साथी। आप देखेंगे तो जो पहला ईरानी आक्रमण था डेरियस प्रथम का, तो उसके बाद प्यारे साथी डेरियस वो तो बहुत पहले हुआ था, 516 बीसी में प्रथम यूनानी आक्रमण। आप देखेंगे जो प्रथम यूनानी आक्रमण है बहुत साल पहले हुआ था। लेकिन जो ये प्यारे साथी सिकंदर ने जब भारत में प्रवेश किया, तो पहला युद्ध इसने उन्हीं से लड़ा था। डेरियस तृतीय करके एक राजा थे प्यारे साथी, उनसे इसने युद्ध लड़ा था, और जो गांधार कंबोज वाला क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया था। किसने? सिकंदर ने प्यारे साथी। तो सिकंदर ने ईरानी शासक जो हकमनी वंश के शासक थे डेरियस तृतीय प्यारे साथी, उनको पराजित किया था प्यारे साथी। तो आप लिख लीजिएगा कि सिकंदर जब भारत में, क्योंकि इसका सपना क्या था कि सिकंदर का एक सपना था कि ये विश्व विजेता बनना चाहता था। आप लिख लीजिएगा कि सिकंदर क्या था? विश्व विजेता बनना चाहता था। विश्व विजेता बनना चाहता था सिकंदर, विश्व विजेता
बनना चाहता था प्यारे साथी, और इसने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा किया। आप देखेंगे जब ये भारत की ओर बढ़ा तो जो प्यारे साथी कांधार या गांधार कह सकते हैं, कांधार कंबोज का एरिया है प्यारे साथी, यहाँ के शासक थे डेरियस तृतीय। क्योंकि डेरियस प्रथम ने यहाँ पर कब्जा किया था, तब से ईरानियों का ही शासन यहाँ पर चल रहा था। और जब सिकंदर का समय आया तो यहाँ पर डेरियस तृतीय नाम के एक शासक थे, उनका यहाँ पर शासन था। जो मैंने पहला बताया वो डेरियस प्रथम थे, लेकिन क्योंकि वो 516 बीसी में हुआ था वो आक्रमण। लेकिन इसकी बात करें प्यारे साथी तो ये प्यारे साथी 326 बीसी में हुआ था। आप देखेंगे 326 बीसी में हुआ था। तो जो ये प्यारे साथी एरिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर डेरियस तृतीय नाम का राजा था, जो कांधार, कंबोज कह सकते हैं, बैक्ट्रिया और कह सकते हैं प्यारे साथी, हाँ इन्हीं सभी एरिया में बैक्ट्रिया कह दिए, तो इन सभी, या गांधार भी कह सकते हैं प्यारे साथी, गांधार हो गया आपका। तो इन सब का शासक कौन था? डेरियस तृतीय था। तो इससे पहले सिकंदर युद्ध करता है, और सिकंदर युद्ध करता है प्यारे साथी, तो इस युद्ध को किस नाम से जाना गया? तो इस युद्ध को प्यारे साथी गोगामाला का युद्ध कहा गया। गोगामाला का युद्ध कह सकते हैं, गोगामाला का युद्ध, या हम प्यारे साथी इसे कह सकते हैं उरुवेला का युद्ध। इसे हम क्या कह सकते हैं? उरुवेला का युद्ध प्यारे साथी, उरुवेला का युद्ध। तो पहला प्यारे साथी जो ये क्या था युद्ध, जब वो भारत में प्रवेश करना चाहता था तो उसने डेरियस तृतीय को गोगामाला का युद्ध और उरुवेला का युद्ध, दो नाम से प्रचलित है युद्ध। इसमें क्या किया इसने? डेरियस तृतीय ईरानी शासक थे उनको पराजित किया और इस क्षेत्र पर अपना स्वामित्व यानी कि जो अधिकार है उसे, वो अपना अधिकार का विस्तार किया। तो ऐसे ही कर कर ये भारत में एंट्री करता है प्यारे साथी। पहले ये अफगान वाले एरिया पर डेरियस तृतीय को हराता है और वहां पर अपनी सत्ता का स्थापना करता है। तो ये तो हो गया प्यारे साथी। अब अगर हम बात करें सिकंदर की, तो अब हम बात करेंगे इसके बेहतरीन युद्धों में, यानी कि भारत के प्रवेश में। तो आप इसे नोट करिएगा, पूछ सकता है, ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे पहले किससे हाराया था, तो वो था डेरियस तृतीय प्यारे साथी, ईरानी शासक था। तो पहले उसने अफगान के एरिया में अपना स्वामित्व स्थापित किया था, उसके बाद उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया था। तो अगर हम बात करें प्यारे दोस्त, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अब कैसे वो भारत में प्रवेश करेगा, और इन सब के बारे में बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से प्यारे साथी। तो चलिए अब हम बात करेंगे सिकंदर के भारत में प्रवेश के बारे में। तो चलिए सिकंदर के भारत में प्रवेश की बात करें प्यारे साथी, तो आप ऐसा हेडिंग भी डाल सकते हैं, या आप ऐसे नोट कर लीजिए कि सिकंदर 326 बीसी में या 326 ईसा पूर्व में प्यारे साथी बैक्ट्रिया कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है प्यारे साथी, बैक्ट्रिया नाम का क्षेत्र। तो बैक्ट्रिया आप देखेंगे, फिर देखेंगे प्यारे साथी कांधार, कंबोज आदि क्षेत्रों को जीतते हुए प्यारे साथी भारत में प्रवेश करता है, यानी कि सिकंदर ने भारत में प्रवेश कब किया था? तो 326 बीसी में, यानी कि 326 ईसा पूर्व में प्रवेश इसने किया था। और इसने सिकंदर ने 326 बीसी में एक बैक्ट्रिया, जो अफगानिस्तान का एरिया है, कांधार अफगानिस्तान, कंबोज, ये जो एरिया हैं, इनको जीतते हुए ये भारत में प्रवेश करता है। अगर हम बात करें भारत में प्रवेश करने की, तो भारत में प्रवेश करते ही इसका सामना सबसे पहले किससे होता है प्यारे साथी? तो भारत में प्रवेश करने के लिए तक्षशिला जो राज्य था वहीं से इसने प्रवेश किया था। और उस समय तक्षशिला का राजा कौन था प्यारे साथी? तो जब ये भारत में प्रवेश करता है तो उस समय तक्षशिला प्यारे साथी, जहाँ के क्या कहते हैं, जहाँ के जो शिक्षक कह सकते हैं चाणक्य थे, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वहीं पर चाणक्य आचार्य के पद पर कार्य करते थे। तभी वो आए थे घनानंद के पास कि सिकंदर भारत पर प्रवेश कर रहा है, आप उसे रोकिए जाकर। तो प्यारे साथी
जो सिकंदर है इसने तक्षशिला से ही भारत में प्रवेश किया था। जो तक्षशिला वाला राज्य था वहीं से भारत में प्रवेश किया था। और उस समय तक्षशिला का शासक कौन था प्यारे साथी? तक्षशिला का शासक की बात करें, यहाँ का शासक कौन था प्यारे साथी? तो यहाँ का शासक आपका था आम्भी। आम्भी क्या था? बहुत ही निहायत ही डरपोक इंसान था आम्भी। और इसकी दुश्मनी किससे चल रही थी? तो पोरस से चल रही थी। इसके बाद आप पढ़ेंगे जब झेलम का युद्ध मैं आपको अभी बताऊंगा, तो उसमें सिकंदर का सामना पोरस से होता है। तो ये जो आम्भी था ये किसका दुश्मन था? ये पोरस का दुश्मन था। ये पोरस से बहुत ज़्यादा जलता था। तो और ये निहायत ही डरपोक इंसान था। यानी क्या हुआ कि जब सिकंदर भारत में प्रवेश करता है तक्षशिला से, तो ये सिकंदर से सामना ना कर कर उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। ये जो आपको दिख रहा है ना आम्भी, ये निहायत ही डरपोक इंसान था। और ये क्या कर देता है? सिकंदर की सेना के सामने क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है प्यारे साथी। अब आत्मसमर्पण करके यह सिकंदर का सहयोगी बन जाता है। आप लिख लीजिएगा, सिकंदर का सहयोगी बन जाता है। आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मिलन पर मिल जाएंगे प्यारे साथी, सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अपलोड हैं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, उससे आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो आम्भी ने आत्मसमर्पण किया प्यारे साथी और सिकंदर का सहयोगी बन गया। तो प्यारे साथी ये निहायत ही डरपोक इंसान था। आप देखेंगे तो इसे प्रथम देशद्रोही शासक भी कहा जाता है। इसके पहले कोई भी शासक ने ऐसा देशद्रोह नहीं किया था। इसने दुश्मन, एक तरह का दुश्मन ही तो था सिकंदर। सिकंदर भारत में आक्रमण करना चाहता था, तो इसने सिकंदर का सामना नहीं किया, अपनी वीरता का परिचय नहीं दिया। इसने क्या किया? उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अलेक्जेंडर के सामने आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया और बिना लड़े ही हार गया प्यारे साथी। जो लड़ता है चाहे वो जीते या हारे, वो वीर कहलाता है। जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, युद्ध के लिए तैयार रहता है, तो उसे प्यारे साथी क्या कहते हैं? वीर पुरुष कहते हैं। लेकिन आम्भी बहुत ही ज़्यादा डरपोक शासक था। इसने सिकंदर की सेना देखी और तुरंत ही हार मान लिया और आत्मसमर्पण कर दिया। और प्यारे साथी इसीलिए इसे क्या कहा गया? प्रथम देशद्रोही शासक कहा गया। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि प्रथम देशद्रोही शासक कौन था? तो वो था प्यारे साथी आम्भी आपका। तो इनका नाम भी इतिहास में, जैसे देखिए, या तो आप बहुत अच्छे काम करके अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सकते हैं, या तो बहुत ही बुरा काम करके इतिहास में आपका नाम दर्ज करा सकते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो इतिहास में आपका नाम बहुत ही अच्छे उत्साह से लिया जाएगा, सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। और अगर आप आम्भी जैसा काम करेंगे तो देशद्रोही यानी कि गलत चीज़ के नाम पर भी इन्हें याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी वीरता का परिचय न देते हुए प्रथम देशद्रोही शासक इन्हें माना जाता है प्यारे साथी। तो ये पहले शासक थे। इनके बाद फिर आप देखेंगे आगे आगे भारतीय इतिहास में बहुत सारे देशद्रोही शासक होते हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के साथ देशद्रोह किया और विदेशियों से जाकर मिल गए, या कह सकते हैं जो बाहरी देश से थे, जो भारत को एक तरह से क्षति पहुंचाने आए थे, हमारी मातृभूमि को लूटने आए थे, उनके साथी बन जाते हैं। किनके कारण? आपस में दो लोगों की दुश्मनी के कारण। आम्भी की दुश्मनी पोरस से थी, तो इसने पोरस, क्योंकि इसके पास इतना दम तो था नहीं कि ये डायरेक्टली पोरस से लड़ सके, तो इसने क्या किया कि इसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करके उसका दोस्त बन गया। अब ये आक्रमण करेंगे पोरस पर, और फिर हम बात करेंगे झेलम के युद्ध की। तो ये बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे प्यारे दोस्त झेलम के युद्ध की। हर एक टॉपिक मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं आपके लिए बहुत सारा मेहनत करता हूं, यानी कि जो वीडियो मैं बनाता हूं इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देने की कोशिश भी करता हूं कि आपको ज़्यादा जानकारी मिले और आप स्टोरी के माध्यम से अच्छा समझ सके। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो आम्भी तो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लेता है। अब इसके बाद की स्टोरी की बात करें तो इसके बाद होता है झेलम का युद्ध। जब वो तक्षशिला पहुंचा प्यारे साथी, उसके बाद जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया आम्भी ने, तो आम्भी ने कहा कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है आगे, पंजाब का जो क्षेत्र है वहां पर प्रो राज्य था और आम्भी की दुश्मनी भी थी पोरस से। तो इसने कहा पहले वहां से एंट्री करो, क्योंकि उसके बाद वहीं से एंट्री भी करनी थी भारत में। तो सिकंदर फिर इसके बाद पोरस से युद्ध करता है, और वो युद्ध इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं प्यारे साथी झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध इसे कहते हैं प्यारे साथी। क्या कहते हैं?
झेलम का युद्ध इसे कहते हैं। आगे मैं इसके उपनामों को भी बताऊंगा कि झेलम के युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर हम बात करें तो जो झेलम का युद्ध था ये झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसीलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा गया। प्यारे साथी, मैं बात करूं तो पहले मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि कैसे हम समझ सकते हैं झेलम का युद्ध। प्यारे साथी, तो चलिए अब समझते हैं झेलम के युद्ध के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो झेलम का युद्ध था वो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। यानी कि एक तरफ तो था प्यारे साथी सिकंदर आपका, जिसे हम अलेक्जेंडर भी कहते हैं, अलेक्जेंडर, और प्यारे साथी वर्सेस पोरस। पोरस कौन था प्यारे साथी? तो पोरस थे पुरु राज्य के शासक। पुरु राज्य के शासक, आप नोट कर लीजिएगा, पुरु राज्य के शासक, या हम राजा भी कह सकते हैं इन्हें। पुरु राज्य के राजा थे प्यारे साथी, बहुत ही वीर इंसान थे, यानी कि वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, वीर शासक थे प्यारे साथी, आप कह सकते हैं। तो आप देखेंगे प्यारे साथी, मैं पहले बताऊं तो सिकंदर क्या करता है, सिकंदर पोरस के साथ युद्ध करता है। ये युद्ध बहुत ही भयंकर होता है। पहले इससे बताने से पहले युद्ध को मैं आपको इनके राज्य की स्थिति बताना चाहूंगा कैसी थी। तो आप देखेंगे प्यारे साथी, इनके राज्य की स्थिति की बात करें तो देखिए, जो पोरस का राज्य था वो दो नदियों के मध्य में पड़ता था। जो पुरु राज्य था, मैं उतनी आर्ट तो मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। जो प्यारे साथी पोरस का राज्य था वो दो नदियों के मध्य स्थित था। आप देखेंगे मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, और उतना आर्ट मेरा तेज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। देखिए, चित्रों के माध्यम से जब हम समझते हैं कोई चीज़ें तो वो हमें ज़्यादा देर तक तैयार रहती हैं और हमेशा के लिए याद भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर था प्यारे साथी इनका राज्य मैं कुछ ऐसा ही बना देता हूँ। इनके राज्य को कुछ मैं ऐसा बना देता हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से चित्रों के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मान लीजिए ये पोरस का राज्य है प्यारे साथी, ये क्या है, आपके पोरस का राज्य है। जो वीर पोरस थे उनका राज्य है प्यारे साथी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। 2 मिनट लगेगा, चित्र बना लेते हैं, और आप तब तक कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से बताऊँ। तो मान लीजिए ये प्यारे साथी क्या है, ये आपके पोरस का राज्य है, जो ये पुरु राज्य आप कह सकते हैं। क्या है? पुरु राज्य। ये प्यारे साथी जो पुरु राज्य था, ये मैंने महल की तरह बना दिया है थोड़ा सा, कि ये पुरु राज्य है और ये दो नदियों के मध्य स्थित है। ये ऊपर जो है प्यारे साथी, ये भी एक नदी है। आप देखेंगे ये क्या है, एक नदी है। मैं नदी का बना देता हूँ, ये एक नदी है। मैं बताऊंगा ये कौन सी नदी है। और नीचे जो है ये भी एक नदी है। दो नदियों के मध्य स्थित था ये राज्य प्यारे साथी। जो पोरस का राज्य था ये दो नदियों के बीच स्थित था, इसलिए शासक इसे जीत भी नहीं सकते थे जल्दी, क्योंकि ये दो नदियों के मध्य स्थित था और उतना आसान नहीं था जीतना, क्योंकि नदी को पार करके इनसे युद्ध लड़ना, पोरस बहुत ही शक्तिशाली राजा भी थे, तो उतना वो नहीं था जीतना। लेकिन क्या हुआ कि इनके साथ भी धोखाधड़ी हुई, तभी ये आगे युद्ध में हारेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्यारे साथी ये वाली नदी है, ये थी इनकी झेलम नदी। झेलम नदी इसे कहते हैं प्यारे साथी। तो जिधर से सिकंदर प्रवेश कर रहा था उधर थी झेलम नदी, और पीछे की तरफ थी आपकी प्यारे साथी चिनाब नदी। चिनाब नदी थी। दो नदियों के मध्य ये राज्य स्थित था। तो क्या हुआ प्यारे साथी कि सिकंदर जब भी आत्मसमर्पण कर देता है तो आगे बढ़ता है भारत की ओर, क्योंकि भारत में तो वो प्रवेश कर ही चुका था। अब वो आगे बढ़ता है और राज्य अपना विस्तार करना चाहता है। तो उसके बाद वो पंजाब वाला क्षेत्र जो है प्यारे साथी, पंजाब वर्तमान में जो पूर्व राज्य है वो पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो क्या हुआ कि सिकंदर इधर से आना था, सिकंदर को इधर से एंट्री करनी थी, तो पहले उसे झेलम नदी का सामना करना था, फिर वो पूर्व राज्य में पहुंचता है, यानी कि झेलम नदी को पार करके फिर युद्ध करना था। और ये युद्ध जो हुआ प्यारे साथी इसी नदी के तट पर हुआ था, इसीलिए इस युद्ध का नाम झेलम का युद्ध भी है। झेलम नदी के तट पर हुआ था। अब क्या हुआ प्यारे साथी, ये युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ, और इस युद्ध में क्या हुआ कि सिकंदर वर्सेस पोरस बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ।
परंतु इस युद्ध में क्या हुआ कि सिकंदर की विजय हुई। अब सिकंदर की विजय क्यों हुई प्यारे साथी? सिकंदर की विजय हुई और पोरस की हार हुई प्यारे साथी झेलम के युद्ध में। अब सुनने में तो बुरा लगता है कि आखिर क्यों हुई सिकंदर की विजय, आगे मैं आपको बताऊंगा कहानी के माध्यम से। कुछ जो किंवदंतियां कहते हैं जो प्रचलित हैं, कई पुस्तकों में मिलता है, तो थोड़ा स्टोरी के बाद में बात कर लेते हैं कि क्यों हार गए थे सिकंदर। तो ऐसा माना जाता है, कई बुक्स में ऐसा मिलता है कि क्या हुआ कि सिकंदर आंभी के साथ अपनी सेना लेकर बढ़ रहे थे और बीच में झेलम नदी को पार करना था तब युद्ध के लिए, और इधर से क्या हुआ कि इधर से पोरस की भी सेना तैयार खड़ी थी और उधर से प्यारे साथी सिकंदर की भी सेना क्या थी, तैयार खड़ी थी। तो सिकंदर की सेना सामने करती है, तो क्या जिस दिन युद्ध होना था उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, और बारिश होते होते दिन भी बीत गया, लगभग शाम होने वाली थी। तो पोरस ने सोचा कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और ये जो दोनों नदियाँ थी इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ गया। ऐसा भी माना जाता है कि बाढ़ की कंडीशन भी पैदा हो गई थी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, नदियों का पानी बहुत उफान मारने लगा। तो क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी और जब दिन भी ख़त्म होने वाला था, तो पोरस ने सोचा कि अब इतनी ज़्यादा बारिश में और इतना ज़्यादा क्या कहते हैं कि इतने ज़्यादा तूफान आंधी में सिकंदर कहाँ आक्रमण करेगा, अब युद्ध अगले ही दिन होगा, बस ये अपनी सेना लेकर चले जाते हैं। लेकिन सिकंदर था, उसके अंदर सुरूर सवार था इस जंग को जीतने का, अपना यानी कि विश्व विजेता बनने का। तो उसने आंभी की मदद से, जो आंभी था प्यारे साथी, आंभी की मदद से यहाँ पर एक डैम यानी कि पुल का निर्माण किया, पुल का निर्माण किया और फिर हमला करता है प्यारे साथी। बारिश में, खूब घनी बारिश में हमला होता है और पोरस लड़ते हैं। अब क्योंकि सिकंदर की सेना वैसे ही बड़ी होगी, सिकंदर की खुद की सेना प्लस आंभी की सेना, सिकंदर तो खुद सेना उसके पास थी ही और प्लस में आंभी की सेना प्यारे साथी, दो सेनाएं। तो दो सेना के विरुद्ध इनका पोरस का एक सेना, भयंकर युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में वीर पोरस की हार होती है प्यारे साथी और सिकंदर की विजय होती है। लेकिन कहा नहीं जाता कि जो वीर होता है वो भले ही हार जाए लेकिन वो दिल जीत लेता है। तो जब पोरस इस युद्ध में हार गया और सिकंदर के सामने वो खड़ा होता है, तो सिकंदर पूछता है बताओ तुम्हारे साथ क्या शुरू किया जाए। कहते नहीं है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए, सिकंदर पूछता है। तो पोरस जवाब देते हैं अपनी छाती चौड़ी करके खूब तेज से, वीर पुरुष की तरह, कि जैसा एक विजयी राजा दूसरे पराजित राजा के साथ व्यवहार करता है, ठीक उसी तरीके से आप व्यवहार कीजिए। सीधा यही जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, जब युद्ध हार जाती थी राजा, तो एक राजा दूसरे की गर्दन काट देता था या कैद में डाल देता था, कुछ भी कर देता था। तो जब पोरस हार गया, लेकिन जो उसका क्या कहते हैं प्यारे सारे स्वाभिमान था, वो अभी भी वीर की भांति बोल रहा था। इससे सिकंदर बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि सिकंदर जो अलेक्जेंडर था ये भी बहुत ही वीर इंसान था और युद्ध लड़ता हुआ विश्व विजेता बनने का उसका सपना था। तो उसने बहुत सारे शासकों को भी पराजित वो कर चुका था, लेकिन उसे पहला ऐसा शासक मिला था जो हारने के बाद भी, अधिकतर क्या होता है जो हार जाते हैं वो आत्मसमर्पण कर लेते हैं, चरण वरण छूने लगते हैं और कहते हैं माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन जो पोरस की बात थी वो अभी भी वैसे खड़ा था और कह रहा था कि जैसा एक विजयी राजा पराजित राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा कीजिए। सिकंदर इस बात से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने क्या कहा कि लो अपना राज्य वापस ले लो। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये युद्ध तो हुआ, इसमें सिकंदर की विजय हुई, लेकिन सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया, पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया प्यारे साथी। और फिर क्या कहा कि मैं तुम्हारी वीरता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, लो अपना राज्य वापस रखो, अब तुम मेरी मदद करोगी आगे युद्धों में। तो पोरस भी मान जाते हैं और फिर ये झेलम का युद्ध हो जाता है। आप देखेंगे प्यारे साथी, तो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि इसी झेलम के युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी युद्ध को हम वितस्ता के नाम से भी जानते हैं।
वितस्ता का युद्ध प्यारे साथी, परीक्षा में पूछा जाता है कि वितस्ता का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, सिकंदर और पोरस के मध्य। कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ एक ही नाम पढ़ा है, झेलम का युद्ध और वितस्ता का युद्ध पूछ लिया प्यारे साथी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप अच्छे से पढ़ें तो आपको लगाना है कि सिकंदर और पोरस के मध्य ही हुआ था। अब इसका नाम वितस्ता का युद्ध क्यों पढ़ा, तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। जब मैं आपको वैदिक युग पढ़ा रहा था, वैदिक काल पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि हर नदी का नाम ऋग्वेद में अलग है, यानी कि हर नदियों का ऋग्वैदिक नाम है प्यारे साथी। तो वैसे ही मैंने आपको बताया था कि झेलम नदी जो है प्यारे साथी, इसका ऋग्वेद में नाम क्या है, तो इसका ऋग्वेद में नाम वितस्ता है। तो प्यारे साथी जब झेलम का नाम वितस्ता है, प्राचीन नाम वितस्ता है, तो उसे हम वितस्ता का युद्ध भी कह सकते हैं। तो यही रीजन है कि इसका नाम वितस्ता का युद्ध भी हुआ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये युद्ध विषम परिस्थितियों में हुआ था, बारिश हो रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी, तो विषम परिस्थितियों में होने के कारण इस युद्ध का नाम हाइडेस्पीस भी पड़ा। तो प्यारे साथी आप लिख लीजिएगा कि विषम परिस्थितियों में यह युद्ध होने के कारण इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा गया। हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा गया। तो ऐसा माना जाता है प्यारे साथी कि विषम परिस्थितियों में होने के कारण इस युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा गया। आप ये याद रखिएगा कि जो आपका झेलम का युद्ध है, इसका दूसरा नाम वितस्ता का युद्ध है और इसे हाइडेस्पीस का भी युद्ध कहते हैं। अक्सर परीक्षा में आप देखेंगे तो झेलम का युद्ध डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वितस्ता का युद्ध ज्यादा पूछता है, या हाइडेस्पीस का युद्ध भी पूछता है कि हाइडेस्पीस का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था, तो वो था सिकंदर और पोरस। ये जो तीनों युद्ध हैं, ये दोनों युद्ध जो हैं ये इसी के नाम है। झेलम युद्ध का नाम वितस्ता का युद्ध भी है और इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा गया है, क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में हुआ था, तो इसीलिए इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा गया। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नोट करिए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर सिकंदर क्यों मगध को जीत ना सका, तो उसके बारे में, क्यों उसने उस पर आक्रमण नहीं किया, उसके बारे में समझेंगे। तो तब तक मैं पानी पी लेता हूं और देख लेता हूं वीडियो की लेंथ कितनी है। आप फटाफट नोट कर लीजिए प्यारे दोस्त। 32 मिनट हो चुके हैं और देख लूं आपके सारे टॉपिक क्लियर होते चल रहे हैं। और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। तो प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें नोट करते हुए चलिए। साथ में आप नोट जरूर करते हुए चलिए सारी चीज़ें, तो उन सब के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा। और चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथी सिकंदर के बारे में कि सिकंदर ने मगध पर आक्रमण क्यों नहीं किया। आई होप आपने नोट कर लिया होगा अब तक। अब हम बात करेंगे कि आखिर सिकंदर ने मगध पर आक्रमण क्यों नहीं किया। तो प्यारे साथी जब सिकंदर पोरस को जीत गया तो इसके बाद अब ये आगे बढ़ना चाहता था युद्ध करने के लिए, क्योंकि सिकंदर को विश्व विजेता बनना था। तो इसने कहा कि अब इसके बाद हम कहाँ आक्रमण करेंगे। तो पोरस ने कहा इसके बाद जो राज्य होता है, पोरस की सीमा के बाद मगध का राज्य तब स्टार्ट हो जाता था, यानी कि मगध की सीमा शुरू हो जाती थी। और क्योंकि मगध बहुत ज़्यादा ही विस्तार ले चुका था और उस समय जब सिकंदर भारत में प्रवेश करता है उस समय मगध का शासक कौन था, तो घनानंद था। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जब घनानंद को पढ़ा रहा था कि सिकंदर ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था, तो वो उस समय घनानंद का शासक था, शासन था जिसे हम धनानंद के नाम से भी जानते हैं। वो नंद वंश का एक शासक था प्यारे साथी, अत्याचारी शासक था, लेकिन उसकी सेना बहुत ताकतवर थी। तो पोरस को पराजित करने के बाद प्यारे साथी सिकंदर आगे बढ़ता है, यानी कि और आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है, मगध पर अपना विस्तार करने के लिए आगे बढ़ता है। तो प्यारे साथी क्या था कि सिकंदर की सेना बहुत दिनों से लगातार युद्ध भी कर रही थी। आप देखेंगे कि सिकंदर कितने दिनों तक भारत में रहा, तो प्यारे साथी 19 महीनों तक सिकंदर भारत में रहा। उसके बाद सिकंदर वापस चला जाता है। सिकंदर 19 महीनों तक
भारत में रहता है। आप देखेंगे प्यारे साथी, तो पोरस को पराजित करने के बाद जब वो आगे बढ़ता है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर झेलम नदी थी, फिर उसके बाद चिनाब, और उसके बाद फिर व्यास नदी पड़ेगी। तो क्या है प्यारे साथी कि सिकंदर जब भारत में प्रवेश कर रहा था, तो सिकंदर को भारत में प्रवेश करने के लिए 5 नदियां पार करनी थी। यानी कि सिकंदर को मगध में प्रवेश करने के लिए, मगध में प्रवेश के लिए सिकंदर को 5 नदियां पार करनी थी प्यारे साथी। वो 5 नदियां कौन कौन सी थी, उनके नाम लिख लीजिएगा। वो 5 नदियां थी प्यारे साथी, नदियों को पार करना था। उसमें प्यारे साथी जो नदियां थी, जैसे आपका हो गया सिंध नदी थी, झेलम नदी थी प्यारे साथी, चिनाब नदी थी, व्यास नदी थी। सिंध, झेलम, चिनाब, व्यास हो गई प्यारे साथी। और एक नदी आपकी और थी, जो थी प्यारे साथी रावी। चिनाब, रावी और प्यारे साथी व्यास, इन 5 नदियों को पार करना था। जो पंजाब का क्षेत्र है प्यारे साथी, पंजाब में आप सभी जानते हैं कि 5 नदियां हैं। वो नदियां यही हैं, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। तो इन 5 नदियों को पार करना था। अब क्या था कि पहले सिंध को पार किया, फिर कुछ आगे बढ़े, फिर वो झेलम को पार करेंगे, फिर आगे बढ़े, फिर चिनाब नदी है, फिर पार किया झेलम पर, उन्होंने झेलम का युद्ध भी लड़ा, फिर आगे बढ़े रावी को, मतलब बहुत सारी नदियां पार करनी पड़ी। क्या हुआ कि जैसे देखो, अगर आपको कहा जाए नहा लो, तो आप तो नहा लेंगे आराम से, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप क्या है, बैठे हैं, मैं आऊँ 1 मग्गा पानी डालूं, फिर 5 मिनट आप जब सूख जाए, 10 मिनट, फिर आऊँ 1 मग्गा पानी से आपको नहला दूं, फिर आप बैठे रहें, जब 15-20 मिनट और हो जाए, फिर 1 मग्गा पानी डाल दो। मतलब पानी डालूं तो आप जब तक सूखे नहीं तब तक फिर 1 मग्गा पानी डाल दो, तो क्या होता है, उससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक इसी तरह सिकंदर की सेना के साथ भी हुआ। एक नदी पार की, तो नदी कोई तालाब तो है नहीं, छोटा सा है कि तुरंत पार कर लिया। नदी में बाढ़ भी होता है, और सिकंदर जब आ रहा था उसमें बारिश का मौसम भी था, जैसा कि झेलम युद्ध में भी वर्णन मिलता है कि उस समय बारिश हो रही थी। तो नदियां उफान में थी, और नदियां गहरी होती हैं, उन्हें पार करना बहुत ही कठिन होता है। तो नाव द्वारा, या कई लोग वैसे तैर कर, या कुछ भी, बहुत दिक्कत होती है। सेना को ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब नाव में उतने घोड़े ओड़े तो आएंगे नहीं, सेना में घोड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें पार करना बहुत ही कठिन था। बांध बनाना पड़ता था, मतलब ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, बहुत दिक्कत होती थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो 5 नदियाँ पार करने का क्रम था, वो क्या था प्यारे साथी, उसमें सिकंदर की सेना बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, बीमार हो गई। तो 5 नदियों को पार करना था, जिसके कारण सिकंदर की सेना बीमार हो गई। और वो बहुत ही दिनों से युद्ध करते आ रहे थे, वर्षों से युद्ध करके आ रहे थे। तो युद्ध कर करके लोग थक तो जाते हैं। अब कोई ये तो है नहीं कि पढ़ाई करना या खाना खाना है, रोज खा लिया, ऐसा कोई नहीं है। युद्ध करने में बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है, शारीरिक श्रम लगता है, तो उसमें थकान भी आ जाती है। तो क्या हुआ प्यारे साथी, तो ये बीमार हो गए इसी चक्कर में। और प्यारे साथी एक रीजन और था कि जैसे ये सारी चीज़ें तो हैं कि नदी पार करनी थी, इसमें कठिनाई थी, और क्या था कि सेना बीमार हो गई, ये सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था वो क्या था, मेरे हिसाब से या भारतीय इतिहासकारों के हिसाब से लगता है कि सबसे बड़ा रीजन ये था कि मगध जो था उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। जो घनानंद की सेना थी, एक रीजन और माना जाता है प्यारे साथी कि सिकंदर क्यों भारत से वापस चला गया, सिकंदर ने मगध पर हमला क्यों नहीं किया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मगध की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी। मगध की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी। और प्यारे साथी सिकंदर का उससे सामना करके जीत पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मगध की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी। जो घनानंद था प्यारे साथी, उसका माना जाता है कि घनानंद की सेना वो अत्याचारी शासक था, लेकिन इसकी सेना इतनी शक्तिशाली थी, घनानंद की सेना,
कि उस समय जो आसपास के राज्य थे मगध पर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। तो सबसे बड़ा ये रीजन था। माना जाता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो घनानंद की सेना में लगभग प्यारे साथी क्या है कि 2 लाख पैदल सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, घुड़सवार। और प्यारे साथी मैंने आपको बताया था कि लगभग 6,000 हाथी या गज सेना भी कह सकते हैं, हाथी थी। तो प्यारे साथी इतनी बड़ी सेना के सामने और 5 नदियों को पार करके लड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि घनानंद तो तुरंत खत्म कर देता सारी चीजें और तुरंत इन्हें वापस कर देता, ये जीत भी नहीं सकते थे उससे, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। तो क्या हुआ कि सिंध पार किया, झेलम, चिनाब, ये सारी नदियां पार की, लेकिन व्यास नदी से सिकंदर की सेना हार मान जाती है और व्यास नदी में बाढ़ भी बहुत थी, तो व्यास नदी को वो पार नहीं कर पाती है। यानी कि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया, तो वो थी आपकी व्यास नदी। तो प्यारे साथी घनानंद की सेना को देखकर आधी सेना वैसे ही भयभीत हो गई, उनकी तबीयत वैसे ही खराब हो गई। और लेकिन सिकंदर के मन में सुरूर सवार था कि मुझे तो जीतना है भाई, जीतना है, लेकिन अकेले कोई नहीं लड़ सकता क्योंकि सेना इनकी हार मान ली थी। और प्यारे साथी तभी क्या हुआ कि इनका एक सेनापति था जिसका नाम था कोनोश। कोनोश नामक सेनापति के कहने पर, प्यारे साथी सेनापति था या उनके ही सेना में था कौन, कोनोश नामक। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कोनोश नामक सेनापति के कहने पर सिकंदर वापस जाता है, भारत से वापस जाता है। प्यारे साथी वापस जाता है, कोनोश नामक सेनापति के कहने पर सिकंदर वापस जाता है कि चलो भाई अब लौट चलो, बहुत ज्यादा जीत लिए, अब फिर आएंगे तब लड़ेंगे, अभी हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। सिकंदर को कहता है कि चलो अब लौट चलो, क्योंकि मगध के जो शासक हैं घनानंद, उनकी सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उनसे जीत पाना अभी हमारी बीमार सेना के लिए असंभव बात है, क्योंकि उनकी सेना में क्या है, बहुत ज़्यादा सैनिक हैं, वो तो ऐसा मारेंगे कि फिर वापस आना ही नहीं, यहीं हमें दफन हो जाना पड़ेगा। तो सिकंदर कहता है ठीक है वापस चलो। तो ये एक बात याद रखिएगा कि सिकंदर की सेना ने, नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया। तो आप लिखेंगे कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, या दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हैं कि सिकंदर की सेना व्यास नदी से वापस लौट गई, यानी कि उसने व्यास नदी को पार नहीं किया था, क्योंकि मगध की सेना को देखकर जब वो व्यास नदी को पार कर लेते, बस वहीं से मगध की सीमा स्टार्ट हो जाती, फिर युद्ध होता। लेकिन सिकंदर की सेना पहले ही हार मान चुकी थी और व्यास नदी में बाढ़ भी बहुत थी, तो सिकंदर वापस लौट जाता है। प्यारे साथी अब सिकंदर वापस लौटता है तो कुछ चीजें करता है, उसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लीजिए प्यारे दोस्त। फिर हम बात करते हैं कि लौटते लौटते सिकंदर ने कौन से प्रमुख कार्य किए जो आपको जानने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं प्यारे साथी। तो सिकंदर ने लौटते लौटते कौन कौन से कार्य किए उनके बारे में हम बात करें प्यारे साथी। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं हट जाता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर नोट कर लीजिएगा बाद में, या मैंने आपको बताया है कि जो नोट्स हैं प्यारे साथी वो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मिलन पर प्रोवाइड किए हैं। अभी मैं डाल दूंगा स्कैन करके, ये वीडियो पब्लिश होने के आधे घंटे के अंदर वहाँ पर नोट्स डल जाएगी और फिर आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और प्यारे साथी बेहतरीन तरीके से मैंने वो नोट्स भी बनाई है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे पढ़ने के बाद आप सिकंदर के बारे में सारी चीज़ें जान जाएंगे, और जितनी चीज़ें इस क्लास में बताई उससे कुछ एक्स्ट्रा ही उसमें आपको मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बेहतरीन तरीके से। टाइप वाइज खुद मैंने आपको हाथ में लिखा हुआ है, हाथ से लिखा है, सॉरी हाथ में नहीं, हाथ से लिखा हुआ है, खुद मैंने मेहनत की थी, तो सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं बात करूँ तो लौटते वक्त उसने कुछ प्रमुख कार्य किए। जब सिकंदर की सेना व्यास नदी से वापस लौटी तो सिकंदर जितना क्षेत्र वो जीत कर आया था वहाँ पर क्या किया, उसने यूनानी छत्रम नियुक्त किए, यानी कि जो गवर्नर होते हैं उन्हें नियुक्त किया। यानी कि लौटते वक्त आप लिख लीजिएगा, लौटते वक्त सिकंदर ने
वक्त सिकंदर ने भारत से लौटते वक्त सिकंदर ने अपने जीते हुए राज्य पर यूनानी क्षत्रप नियुक्त किए। प्यारे साथी, यूनानी क्षत्रप नियुक्त किए। अब ये यूनानी क्षत्रप क्या होते हैं प्यारे साथी? इन्हें क्षत्रप को हम वर्तमान में क्या कह सकते हैं? गवर्नर कह सकते हैं। जैसे क्या था कि जो राज्य उसने जीते वहां पर एक गवर्नर नियुक्त किया कि वो सारी शासन व्यवस्था देखेंगे। जैसे पूर्व राज्य में एक गवर्नर नियुक्त किया कि उनकी निगरानी में सारी शासन व्यवस्था चलती रहे। ऐसे ही हर राज्य में एक क्षत्रप नियुक्त किया जो राजा को निर्देश देगा, या कह सकते हैं एक टाइप का राजा ही वहां पर नियुक्त किया कि वो सिकंदर के आदेशों का पालन करेंगे, उनके राज्य को सुरक्षित रखेंगे। तो प्यारे साथी, लौटते वक्त भारत से लौटते वक्त सिकंदर ने जो जो राज्य उसने जीत लिए थे, जैसे कि बैक्ट्रिया जीता था, कांधार हो गया, काबुल हो गया, आपका ये हो गया प्यारे साथी, तक्षशिला हो गया, पुरु हो गया, इन सब पर यूनानी क्षत्रप नियुक्त कर दिए। अब प्यारे साथी बात करें तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गवर्नर जो क्षत्रप व्यवस्था है इसकी शुरुआत किसने की थी भारत में? तो वो था सिकंदर, यानी कि गवर्नरों को नियुक्त करना इसी ने शुरू किया था। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो लौटने वक्त क्या हुआ कि सिकंदर की दो सेना थी, जलीय सेना और स्थल सेना। तो जब सिकंदर लौटने लगा तो लौटते वक्त सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। जो सिकंदर की सेना थी उसे उसने दो भागों में बांट दिया। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। तो सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। एक था प्यारे साथी जल सेना, एक थी आपकी जलीय सेना, और एक आपकी थी प्यारे साथी स्थल सेना, यानी हम कह सकते हैं स्थलीय सेना। तो दो भागों में इसे डिवाइड किया था प्यारे साथी सिकंदर ने अपनी सेना को लौटते वक्त। पहली सेना जो आपकी थी जलीय सेना, इसका सेनापति किससे बनाया था प्यारे साथी? तो इसका सेनापति आपका बनाया था प्यारे साथी नियार्कस को। इसे आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि जलीय सेना का सेनापति कौन था सिकंदर की सेना का? तो वो था प्यारे साथी आपका नियार्कस, इसका ही सेनापति था, इससे इसने बनाया था। और जो प्यारे साथी स्थलीय सेना थी उसे आप देखेंगे इसने अपना स्वयं नेतृत्व किया था स्थलीय सेना का प्यारे साथी। तो स्वयं नेतृत्व किया और फिर वो भारत से वापस जाता है। फिर क्या हुआ प्यारे साथी, जब आगे वो बढ़ता है धीरे धीरे, तो जाते वक्त भी कई वर्ष लगते थे पहले। तो जाते वक्त हर राज्य जो राज्य उसने जीता था वहाँ पर रुका, वहाँ पर क्षत्रप नियुक्त किए। फिर आगे के कुछ राज्यों को जो छोटे मोटे थे उन्हें जीतते हुए फिर वो वापस गए प्यारे साथी। तो वापस जाते वक्त क्या हुआ कि उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई, ऐसा माना जाता है। उस पर भी कई कारण मतलब वो हैं कि विवाद हैं कि मृत्यु हुई थी या हत्या की गई थी या युद्ध में आ रहा था, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम माने प्यारे साथी जो सबसे ज़्यादा मत है उसकी बात करें तो प्यारे साथी सिकंदर लौटते वक्त 323 बीसी में, यानी कि 323 ईसा पूर्व में प्यारे साथी क्या हुआ था कि 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोनिया में, सारे प्यारे दोस्त, बेबीलोनिया इराक में एक जगह है जिसका नाम है बेबीलोनिया प्यारे साथी। बेबीलोनिया नामक स्थान कह सकते हैं प्यारे साथी, या राज्य टाइप का है। तो 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोनिया में मस्तिष्क ज्वर जो प्यारे साथी दिमागी बुखार होता है, मस्तिष्क ज्वर के कारण सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है प्यारे साथी, हो जाती है। और उसका यह सपना भी अधूरा रह जाता है कि वो विश्व विजेता बन सके, और वो मगध को भी नहीं जीत पाता है प्यारे साथी। मगध को जीतने का सपना भी उसका टूट जाता है, क्योंकि 323 ईसा पूर्व में इराक की बेबीलोनिया नामक स्थान पर मस्तिष्क ज्वर के चलते सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सिकंदर इतना शक्तिशाली था और बहुत ही कम उम्र में इतना ज़्यादा उसने क्या किया था, विस्तार किया था अपने साम्राज्य का। तो उसे सम्मान पूर्वक इतिहासकार
टाइटल दे ही देते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता था, विश्व विजेता बनना चाहता था, और उसे इसी के कारण उपाधि भी मिल जाती है सिकंदर महान की, द एलेक्जेंडर ग्रेट, एलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि से मिलती है पैरसती। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें कवर अप करा दी हैं। आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।